आज हम लोग शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो समावेशी शिक्षा के संदर्भ में था, इस पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 जिसको RTE एक्ट 2009 कहा गया है, इसमें सबसे पहली चीज़ है कि आखिरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया कब और क्यों हुआ। हमारे संविधान के 86वें 86 संशोधन में जो 2002 में भारत के संविधान में स्थापित अनुच्छेद 21 का वो ऐसा था कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जिसमें ये व्यवस्था की गई कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। मुक्त शिक्षा मतलब किसी को भी किसी भी प्रकार के कोई रोक टोक ना हो, और अनिवार्य कंपलसरी एजुकेशन, इसकी व्यवस्था की गई थी, जिसको RTE एक्ट 2009 कहा गया। इसमें क्या कहा गया था, इसका मेन कार्य था कि औपचारिक विद्यालय, जो हमारे औपचारिक विद्यालय बने हुए हैं, यहाँ पर छात्रों की व्यवस्था जो मानक हैं, मानकों के आधार पर की जाए। मानक इनके पूर्ण होने चाहिए। जैसे कि है क्या, निःशुल्क शिक्षा। तो निःशुल्क शिक्षा में क्या होता था कि बच्चे को ले गए, विद्यालय में भर्ती कर दिया गया, और उसके बाद उसका कोई भी समर्थन नहीं कर रहा है, गार्जियन उस पर केयर नहीं कर रहा है, ये सभी प्रॉब्लम्स आती थी। तो वहाँ पर जो निःशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित किया गया। निःशुल्क का मतलब ये था कि अगर बालक का प्रवेश उसके अभिभावकों द्वारा किसी विद्यालय में करा दिया गया है, तो उसको उसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का शुल्क उससे ना लिया जाए। जो कुछ है, एक बार बच्चे का खाली प्रवेश हो गया, उसके बाद किसी भी प्रकार की फीस जो कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए ज़रूरी थी, वो उस बालक से ना ली जाए और ना ही उसको रोका जाए किसी भी तरीके से। अनिवार्य शिक्षा जो थी, अनिवार्य शिक्षा जो है, उसका मूल कारण था कि अगर 14 वर्ष तक के सभी बालक पढ़ लिख जाएंगे तो जो शिक्षा का स्तर, जो हम लोग कहते हैं ना कि अशिक्षा का स्तर, शिक्षा का परसेंटेज, वो हमारा घट जाएगा, शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के प्रवेश, उपस्थित और प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बाध्य करता है। अब जो RTE एक्ट था, प्रोविज़न इसके क्या थे। RTE एक्ट में किसी भी पड़ोस के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये बच्चों को अधिकार दिया गया था कि वो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उनको फ़ायदा मिलेगा। अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए थी, और सबसे मेन चीज़ ये थी कि बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, प्रारंभिक शिक्षा को जारी रखने के लिए उसको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती थी। उसको ना ही कोई फीस देनी थी, ना ही उसका कोई प्रभार देना था, ना ही कोई व्यय देना था, किसी भी प्रकार में कोई भी खर्चा उसको नहीं देना था। अब ये व्यवस्था केवल उनके लिए थी जो गैर प्रवेशित छात्र थे, जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है, उनको पकड़ करके ज़बरदस्ती विद्यालयों में भर्ती करा देना। तो गैर प्रवेश दिए गए बच्चे के लिए उचित आयु में कक्षा में प्रवेश का प्रावधान था कि जैसे 6 वर्ष का बालक है तो वो फर्स्ट क्लास में होना चाहिए, और अगर 10 वर्ष का बालक है उसको 3rd क्लास में होना चाहिए। तो ऐसे बालक को सीधे 3rd क्लास, तीसरी कक्षा में एडमिशन दिया जाए बिना किसी समस्या के, और उसको पीछे का कोर्स किसी भी तरीके से उसको पूरा कराया जाए। जो छात्र शिक्षक अनुपात है, भवन संरचना है, विद्यालय के कार्य दिवस है, शिक्षक के कार्य, ये सभी के लिए ये अधिनियम ने एक नियम बना दिया था। छात्र शिक्षक अनुपात 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। भवन संरचना, विद्यालय ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हवादार हो, खुली वायु हो, चारों तरफ से ओपन हो, कि किसी भी तरीके से कोई भी छात्र पढ़ना चाहता है तो उसको एयरी वातावरण, प्राकृतिक वातावरण में उसको रखा जाए।
और ये अधिनियम जो है राज्य या जिला या ब्लॉक के लिए खाली नहीं है, ये प्रत्येक विद्यालय में रखे जाने वाले छात्र और शिक्षक के अनुपात को सुनिश्चित करके अध्यापक की नियुक्ति को भी प्रावधानित करता है। यह प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है, क्योंकि साथ ही ये भी आवश्यक है कि जो प्रवेश है, प्रवेश और शैक्षिक योग्यता, शिक्षक की शैक्षिक योग्यता भी ऐसी होनी चाहिए कि जिस कक्षा के बालकों को पढ़ाने के लिए उसको नियुक्त किया जा रहा है वह उस कक्षा के बालकों को ठीक से पढ़ा सके। अब इसी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो सामान्य जन के लिए था, इसी में निःशक्त दिव्यांग बालकों से भी संबंधित कर दिया गया है। विशिष्ट, निःशक्त और दिव्यांग सभी के लिए इसको संबंधित किया गया। निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था, उसके धारा 2 के अंतर्गत खंड झा में जो निःशक्त बालक है उसको ऐसा कोई बालक जो राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात हो, मेंटल डिसेबल्ड हो, और 1999 प्रपत्र की धारा 2 के खंड आ में ऐसा कोई व्यक्ति जो निःशक्त हो। उसके अलावा बहुनिःशक्तता व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम 1999 के आधार पर जो, या कोई ऐसा बालक जिसके संबंध में संरक्षक से ऐसा व्यक्ति जिसकी देखरेख की अभिरक्षा में वह बालक है और उसका प्राकृतिक संरक्षक किसी न्यायालय, किसी कानून द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक है, इन सभी को इसमें रखा गया। इन सभी को किसी भी तरीके से निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत लाया गया। किसी भी तरीके से ये इनके प्रकार हमें सभी लोगों को, सामान्य जन को, प्रत्येक जनमानस के प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन प्रदान करनी ही करनी है किसी भी तरीके से। लेकिन जो स्वपरायणता थी, प्रमस्तिष्क घात, लोग कहते हैं कि जैसे किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज के बाद भी मंद बुद्धि हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं तो जन्मजात मंद बुद्धि है, बचपन से ही वो मंद बुद्धि है। ऐसे लोगों के लिए निःशक्तता व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम 1999 जो था वो बार बार कार्य कर रहा था कि किसी भी बालक को जो इस तरीके का था उसको शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता रहे। इस तरीके से जो अधिनियम हमारा 2009 था वो बना। लेकिन 2009 के अधिनियम में बहुत सी कमियां रह गई थी। उन कमियों को पूरा करने के लिए हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020 आई और नई शिक्षा नीति 2020 में ऐसे अनेकों परिवर्तन कर दिए गए कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो सके। आज हम लोग भी जो सेमेस्टर प्रणाली हमारी चालू हुई है वो भी नई शिक्षा नीति का ही परिणाम है। सेमेस्टर की व्यवस्था नई शिक्षा नीति में सभी के लिए कर दी गई है और नई शिक्षा नीति में एक विशेष व्यवस्था की गई है कि जैसे ग्रेजुएशन का छात्र है तो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर करेगा तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, सेकंड ईयर करेगा तो अलग, थर्ड ईयर करेगा डिग्री मिलेगा। तो इस तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप कर दिया गया है। जैसे कि पुरानी शिक्षा नीति में व्यवस्था थी कि जब तक 3 वर्षीय पाठ्यक्रम छात्र पूरा नहीं कर लेता था तो उसको कोई भी डिग्री नहीं प्राप्त होती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई कि अगर 1 वर्ष भी उसने पढ़ाई की है और 1 वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसको कोई ना कोई डिग्री प्राप्त हो सके। इस तरीके की व्यवस्थाएं नई शिक्षा नीति में हैं। अब नई शिक्षा नीति आई कहाँ से? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसको 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। इस नीति के लिए भी आपको बता दें, प्रत्येक स्टेट में, हर स्टेट ने ब्लॉक स्तर पर सर्वे किया था और जो ब्लॉक स्तर पर सर्वे किया था आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अंदर 886 ब्लॉकों में सर्वे हुआ था और 886 ब्लॉकों की सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर एक कोर कमेटी बनी हुई थी और उस कोर कमेटी ने इसको जो है देखा, उसका जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट के आधार पर ये
नई शिक्षा नीति का पदार्पण हमारे देश में हुआ। जो नई शिक्षा नीति जैसे कि उत्तर प्रदेश में हुआ, इसी तरीके प्रत्येक प्रदेश के अंदर कोर कमेटियां बनी थी। कोर कमेटियों ने इसको कंप्लीट किया, कंपाइल करने के बाद उन सभी की संस्तुतियों के आधार पर ये नई शिक्षा नीति बनाई गई। और जो ये नई शिक्षा नीति है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति, पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 थी, उसके बाद 1986 में 1992 में थोड़ा सा संशोधन नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया था, और उसके बाद 92 के बाद कोई भी एजुकेशन पॉलिसी हमारे पास नहीं आई जो सामान्य जनमानस के लिए हो। विकलांगों के लिए आई, निःशक्त के लिए आई, लेकिन इसके लिए कोई भी आम जनमानस के लिए कोई भी एजुकेशन पॉलिसी हमारे पास नहीं थी। 34 वर्षों बाद एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने आई। सोचने की बात है कि घर के अंदर अगर बर्तन भी रखे होते हैं और अगर 34 वर्ष तक रखे रहें तो उनमें भी धूल खा जाते हैं, उनमें जंग लग जाता है उसकी साफ सफाई के बिना। और हमारे देश की ऐसी सरकारें रहीं कि जिन्होंने 34 वर्ष तक ये ख्याल ही नहीं किया कि हमें शिक्षा नीति की आवश्यकता है। हाँ, नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां हैं, चूँकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत कुछ कोठारी कमीशन पर डिपेंड है और कोठारी कमीशन बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो प्रत्येक जितने भी अभी तक हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ बनी हैं उनसे सबसे बेहतर अगर जानी जाएगी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जाना जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो इनका सतत विकास का एजेंडा 2030 है, उसका लक्ष्य है SDG 4 जिसको कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए ध्यान रखा जाएगा। मतलब जीवन पर्यंत कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, उस पर कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक कंडीशन लगा दी गई कि 2030 में 2030 में इस एजेंडे के सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य जितने भी हमारे हैं नई शिक्षा नीति के, इनको किसी भी दशा में प्राप्त कर लिया जाए। जो वैश्विक परिस्थितियां हैं इसमें तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं। जो तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं, शिक्षा को अनिवार्य समझा जा रहा है। शिक्षा में विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि बच्चा समस्या और समाधान को सीखे, तार्किक और रचनात्मक चीज़ों को जाने, तर्क की व्यवस्था उसके पास आए, तर्क करना सीखे, विविध विषयों के बीच में अंतर संबंध, इंटर रिलेशन हो, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में इंटर रिलेशन हो, और बच्चा जो भी है वो कुछ नया विचार करे, पुराने उस पर ना चले। पुराना ही सब कुछ नहीं होना चाहिए, चेंजेस होते रहने चाहिए। इसके लिए आवश्यकता है शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो, शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो, और साथ ही जो भी बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न की जाए, खोज करने का तरीका उसको बताया जाए, अनुभव और संवाद के बारे में बताया जाए कि किस प्रकार से वो अनुभव कर सकता है, कोई भी चीज़ संवाद कर सकता है, किसी से वाद विवाद कर सकता है, वार्ता कर सकता है, सभी चीज़ें हों। और जो व्यवस्था हो वो लचीली हो, फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए पढ़ाई में। साथ ही जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं पर लगभग संतुलित विकास किया जा सके। और इसी संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। 21वीं शताब्दी में हमारे पास कोई भी शिक्षा नीति आई ही नहीं, कोई भी बनी ही नहीं। शिक्षा व्यवस्था का संयोजन, नियमन और सुधार, गठन, ये सभी जो है रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर जोर देता है कि किसी भी तरीके से हमें साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं का विकास करना है। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जो साक्षर ना हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको संख्या ज्ञान ना हो। प्रायः देखा जाता है कि आज के समय में संख्या ज्ञान की बात करते हैं तो लोगों को गिनती नहीं आती, गिनती की जगह पर अंग्रेजी की गिनती आती है। ये गलत है। सभी को हिंदी और अंग्रेजी दोनों की गिनती आनी चाहिए, दोनों का पहाड़ा आना चाहिए।
क्योंकि हम जहाँ पर रह रहे हैं हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रहे हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में बहुत ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि सामने वाला व्यक्ति वो हिंदी जानता है लेकिन हम अंग्रेजी जानते हैं, और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमें हिंदी नहीं आती। तो संख्यात्मक ज्ञान, संज्ञानात्मक ज्ञान और भाषा ज्ञान तीनों हमारे पास होना चाहिए, और साथ ही साथ व्यक्ति का नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर, ये इसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। भावनात्मक स्तर का अगर डेवलपमेंट नहीं है तो समस्याएं बढ़ती हैं, कहीं पर भी कुछ भी नहीं हो पाता। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है, इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण था सबके लिए आसान पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही। ये सभी आधारभूत सिद्धांत हैं, ये आधारभूत स्तंभ है। ये नई शिक्षा नीति के विकास के एजेंडे 2030 के अनुकूल है। इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल, कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक शक्ति में बदलाव तथा प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सबके सामने लाना था। क्योंकि प्रत्येक छात्र के पास अपनी अपनी अलग क्वालिटी होती है, लेकिन होता क्या है कि कक्षा में किसी एक विशेष छात्र पर या विशेष पाठ्यक्रम पर जोर दिया जाता है तो अन्य छात्र जो कि उस पर रुचि नहीं रखते वो उससे अछूते रह जाते हैं। और हर छात्र के पास अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है, उसके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, उसका अलग अलग टॉपिक होता है। सभी का टॉपिक, एक ही टॉपिक सभी का अच्छा नहीं हो सकता। किसी का एक्स टॉपिक अच्छा होता है तो किसी का वाई टॉपिक अच्छा होता है। तो ऐसी व्यवस्था की जाए, ऐसी लचीली व्यवस्था की जाए कि प्रत्येक छात्र, प्रत्येक बालक के मन के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियाँ थी उनको सभी को बाहर ला करके एक प्लेटफॉर्म पर रखा लाया जाना था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी बनी, इसके अध्यक्ष जो थे वो पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जी थे। इनकी समिति, जिसको कस्तूरी रंगन समिति कही गई, ये बनी थी। इसने जून 2017 में और मई 2019 में ये सर्वे कराया। सर्वे करा करके मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया गया और 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। और जो शिक्षा मंत्रालय हमारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको MHRD भी कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम बदल दिया गया है और अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और शिक्षा मंत्रालय का उद्देश्य रखा गया है सीखने और शिक्षा और सीखने, एजुकेशन एंड लर्निंग, इस पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है। सभी को इसी पर फोकस करना है। जो इसकी उद्देश्य थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा को पहुंच, समानता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना था। विद्यार्थियों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से पूर्ण करना, तकनीकी, शैक्षिक क्षेत्र और औद्योगिक में कुशल लोगों की कमी को दूर करते हुए आधारित सुपर पावर के रूप में स्थापित करना था। और उसका मतलब केवल एक ही था, जैसे कि अब हमारे कोर्स जो भी आए हैं, जैसे हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में जो कोर्स हमारा है, ग्रेजुएशन के कोर्स में सभी के साथ साथ एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम जोड़ दिया गया है। प्रत्येक छात्र कुछ ना कुछ व्यावसायिक गतिविधियां करता रहे, कुछ ना कुछ उसे पढ़ते रहना है, उसके पास व्यावसायिक गतिविधियां बनी रहें। तो जब वो व्यावसायिक गतिविधियों के अंतर्गत अगर वो कोई भी व्यवसाय से जुड़े हुए पाठ्यक्रम को पढ़ लेता है तो उसके पास निश्चित रूप से उस कार्य को करने की क्षमताएं आ जाती हैं। तो जो एक्सपीरियंस रहता है सर, जो समस्याएं हैं ये समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। और जब स्थिति स्पष्ट है कि जब औद्योगिक क्षेत्र में कुशल लोगों की कमी दूर हो जाएगी तो हमारा देश जो है ज्ञान आधारित सुपर पावर के रूप में व्याख्यायित हो जाएगा।
विद्यार्थियों में रचनात्मक चिंतन, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना है। भाषाई बाध्यता को दूर करना है, जैसे क्षेत्रीय भाषा में अध्यापन कराया जाए। किसी को भी अध्यापन, जो भी अध्यापन का कार्य किया जाए वो क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए और किसी भी भाषा में अध्यापन ना कराया जाए। क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी का भी महत्व इसमें दिया गया है कि अगर क्षेत्रीय भाषा तो सभी को पढ़नी है, लेकिन अगर अंग्रेजी भाषा का भी समावेश कर लिया जाएगा तो हो सकता है कुछ बेहतर हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात GER जिसको बोलते हैं को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। उसके तहत 2020 से 2030 के बीच, मतलब 10 वर्ष के अंदर किसी भी दशा में जो हमारी शिक्षा दर है, अशिक्षा को दूर करने की दर है, ये किसी भी तरीके से 100% कर दी जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर आप रिप्लाई नहीं कर रहे थे। केंद्र सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर जो सबसे बड़ा मुख्य आया है कि GDP के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का व्यवस्था कर दी गई है। अभी तक यह दर जो है 2 से 3% होती थी। इस बार शिक्षा में सबसे ज़्यादा व्यय की व्यवस्था की गई है कि 6% व्यय का लक्ष्य रख दिया गया है, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। भारत सरकार नया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क तैयार करेगी और जिसमें बाल्यावस्था, पूर्व देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, विद्यालय, शैक्षिक और प्रौढ़ शिक्षा को भी अभी जोड़ा जाना है, जो कि जोड़ा नहीं गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बना दी गई है, NTA जिसको कहते हैं, नेशनल टेस्ट एजेंसी। इसकी व्यवस्था, इसके हिसाब से कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम किया जाएगा, जो कि नेशनल टेस्ट एजेंसी कंडक्ट कराएगी। और नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है एक स्वायत्त शासी व्यवस्था बनाई गई है केंद्र सरकार की ओर से, जो कि सभी जगह के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराएगी। और साथ ही साथ ई-लर्निंग पर जोर दे करके पाठ्यचर्या पर निर्भरता को धीरे धीरे कम किया जाना है। ये सभी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आता है। नई शिक्षा नीति की विशेषता क्या है, जो सबसे खास चीज़ें हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसके कारण न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बार बार सराहा जा रहा है। तो यह नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, जिसमें बुनियादी तौर पर परिवर्तन किए गए हैं। शैक्षिक क्षेत्र को तकनीकी क्षेत्र से भी जोड़ा गया है, जिसमें अधिक से अधिक स्कूलों को डिजिटल उपकरण दिए जाएंगे। इस नीति में सभी प्रकार की शैक्षिक विषय वस्तु को प्रमुखतः इस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय भाषा को भी बढ़ावा मिल सके। वर्तमान शिक्षा नीति, जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति है, वो 10+2 पर आधारित थी। उसी को बदल करके 5+3+3+4 के पैटर्न पर स्कूली शिक्षा को 15 वर्ष का कर दिया गया है। समान और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में जेंडर एजुकेशन को नई शिक्षा नीति में शामिल कर लिया गया है। नई शिक्षा नीति में जेंडर एजुकेशन टॉपिक भी ऐड किया गया है, जिसमें इस नीति के अंतर्गत पढ़ाई में विभिन्न प्रकार के अन्य विकल्प दिए गए हैं। 10वीं कक्षा में भी अन्य विकल्पों को रखा गया है, जिसमें छात्र कोई एक स्ट्रीम न चुनकर अपनी इच्छा के अनुसार विषयों को चयनित करेगा। जैसे पहले होता था विज्ञान वर्ग, कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग, वो व्यवस्थाएं समाप्त हो गई हैं और बालक किसी भी वर्ग के किसी भी विषय को पढ़ सकता है, जहाँ पर कोई भी व्यवस्था लागू है। अब कोई भी विषय कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। अब इसका विकल्प नहीं रह गया है कि कौन सा वर्ग, न विज्ञान, न कला, न वाणिज्य, सभी को हटा दिया गया। विद्यालयों में सकल अनुपात बढ़ाने के लिए दूरस्थ और मुक्त शिक्षा की व्यवस्था लागू की जाएगी। जो सबसे बड़ी चीज़ है मूल्यांकन मानदंड, मूल्यांकन के लिए योगात्मक मूल्यांकन में बदलाव कर औपचारिक और नियमित मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके सिद्धांत, जो नई शिक्षा नीति 2020 आई हमारी,
इसके जो मूल सिद्धांत थे, प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उसके विकास हेतु प्रयास करना। शिक्षक और अभिभावक उनको छात्रों के प्रति संवेदनशील बनाना और देखना कि बच्चे पर कौन सी क्वालिटी है, जो उसके अंदर क्वालिटी है उसको बाहर लाया जाए, उसकी उस क्षमता को बाहर निखारा जाए और उसका सर्वांगीण विकास किया जाए। दूसरा बिंदु, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना। सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान इसको हासिल कर लें, सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर लें। लचीलापन क्या है? लचीलापन में विद्यार्थी को सीखने के तौर तरीके, कार्यक्रम को सुनने की क्षमता हो और अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन के अपना रास्ता चुन सके। कला और विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियां जो हैं उनके बीच व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच में कोई स्पष्ट अलगाव न हो, जिससे ज्ञान क्षेत्र के बीच में हानिकारक ऊंच नीच, परस्पर दूरी और असंबद्धता को दूर किया जा सके। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बहुविषयक दुनिया बनाई जाए। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, खेल, ये मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाए, बहुविषयक बनाया जाए और समग्र शिक्षा का विकास किया जाए। अवधारणा पर जोर दिया जाए, केवल रटंत पद्धति पर जोर न दिया जाए। आजकल शिक्षक बताते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, इसको रट डालो, इसको केवल याद कर लो। रटने पर जोर नहीं देना है, केवल परीक्षा कार्य के लिए पढ़ाई करना है। हमें परीक्षा में कैसे उत्तीर्ण होना है उसके लिए पढ़ाई करना है। जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि याद करना है। बहुभाषिकता, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसके साथ साथ अन्य भाषाओं पर भी जोर देना है कि किस तरीके से हम अन्य भाषाओं के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन लाना। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन, जो साल के अंत में होने वाली परीक्षा होती है उसको केंद्र बिंदु पर रख करके शिक्षण किया जाए, क्योंकि जैसा कि आजकल क्या है कि कोचिंग संस्कृत को बढ़ावा दिया गया है। कोचिंग संस्कृत में कुछ चीज़ें बता दी गई और बच्चा पढ़ लेता है। ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी का यथासंभव उपयोग किया जाए। जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी है इसको जहाँ तक हो सके, जितना अधिक हो सके इसका प्रयोग किया जाए। भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए, दिव्यांग बच्चों में शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए शैक्षणिक नियोजन में, प्रबंधन में जोर देना है। जितने भी पाठ्यक्रम हैं हमारे शिक्षण शास्त्र और नीति के संदर्भ में विविधता स्थानीय परिवेश के हिसाब से होनी चाहिए और हमेशा ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जो स्थानीय आधार पर बना हुआ। जो भी शैक्षिक निर्णय हो उसमें पूर्ण समता और समावेशन होना चाहिए, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में भी रखा जाना चाहिए, ये सुनिश्चित कर देना चाहिए। विद्यालयी शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी पाठ्यक्रमों में आपस में कोरिलेशन होना चाहिए, आपस में तालमेल होना चाहिए और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को भी देखते हुए उसका तालमेल बनाया जाना चाहिए। शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना चाहिए। उनकी भर्ती, उनकी तैयारी, उनकी उत्कृष्ट व्यवस्था, निरंतर व्यावसायिकता, विकास, सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति का भी अध्ययन करना चाहिए। शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और कुशलता, ऑडिट, सार्वजनिक प्रकटीकरण, ये सभी को सुनिश्चित करने के लिए एक हल्का लेकिन एक ढांचा बना होना चाहिए जिससे कि हम नवाचार, आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित कर सकें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध होना चाहिए। शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति होती रहनी चाहिए। अब समतामूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम। समतामूलक समावेशी शिक्षा के लिए क्या इसमें व्यवस्था दी गई, तो बताया गया कि प्रत्येक विद्यार्थी की उत्कृष्ट क्षमताओं को पहचानने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों को संवेदनशील बनाया जाएगा। सभी शैक्षणिक निर्णयों में पूर्ण समानता होगी
समावेश होगा और फोकस उस पर रखा जाएगा कि सभी विद्यार्थियों का विकास सुनिश्चित हो सके। शैक्षिक रूप से अविकसित समुदायों के संबंधित बच्चों को में शिक्षा का बढ़ावा दिया जाएगा। वहाँ पर कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें और दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा मुक्त शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। बुनियादी शिक्षा से जहाँ पर कुछ जगहें ऐसी भी हमारी जहाँ पर बुनियादी चीज़ें नहीं हैं, बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं वो समूह, वहाँ पर जहाँ जहाँ बुनियादी समूहों से वंचित हैं वहाँ पर बालक बालिका समावेशी कोष या विशेष शिक्षा जोन की स्थापना कर दी जाएगी, जिससे कि वहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध कराई जा सके। दिव्यांग बच्चों को प्राथमिक स्तर से उच्चतर स्तर तक की शिक्षण प्रक्रियाओं में सम्मिलित करने के लिए उनको सक्षम बनाया जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का अध्ययन करने के लिए उस समय एनसीईआरटी द्वारा दिव्यांगजन विभाग के राष्ट्रीय संस्थान जैसे विशेषज्ञ संस्थानों के साथ परामर्श भी किया जाएगा कि किस तरीके से हम दिव्यांगजनों को पढ़ा रहे हैं। दिव्यांग बच्चे के नियमित और विशेष स्कूली शिक्षा और गृह आधारित शिक्षा के विकल्प का चयन करने का ऑप्शन दिव्यांग लोगों के पास रहेगा। गृह आधारित शिक्षा के लिए ऑडिट की शुरुआत की जाएगी, जिससे मानक और दिशा निर्देश विकसित किए जा सकें। गंभीर या एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा के संबंधी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए संसाधन केंद्र और विशेष शिक्षकों द्वारा सहायता दी जाएगी। कक्षा में शिक्षकों और सहपाठियों के साथ सुलभ रूप से जुड़ने के लिए सहायक उपकरण, उपयुक्त तकनीकी, उपयुक्त टेक्नोलॉजी, उपयुक्त उपकरण, भाषा, पठन सामग्री, इन सभी की व्यवस्था भी की जाएगी। जैसे बड़े बड़े प्रिंट और ब्रेल प्रारूप में सुलभ पाठ्य पुस्तकें, इस तरीके की चीज़ें इनको दी जाएगी। उच्च गुणवत्ता वाले मॉड्यूल से भारतीय साइन लैंग्वेज सिखाई जाएगी और भारतीय साइन लैंग्वेज के उपयोग से अन्य बुनियादी विषयों का विकास किया जाएगा। विद्यालय परिसरों में संसाधनों के साझे उपयोग से दिव्यांग बच्चों और सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के सहयोग के लिए बच्चों का सहयोग और सहायता दी जाएगी, उनको सुधार किया जाएगा। दिव्यांग बच्चों को विद्यालय परिसरों में आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी और इसके लिए भी एक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता पिता को प्रोत्साहित करना, सशर्त नगद हस्तांतरण, इन सभी को मजबूत किया जाएगा। और बीएड पाठ्यक्रम के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। बीएड कार्यक्रमों में शिक्षण शास्त्र में अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, ये सभी शामिल होगा। बीएड के लिए स्पेशल समस्या दे दी गई है कि उनको इस पर भी उनको पढ़ना है कि किस तरीके से वो दिव्यांग लोगों को भी पढ़ा सकें। जो सेवारत शिक्षा कार्यक्रम है उसमें भी पढ़ाने का एक ऑप्शन दिया गया है कि किस तरीके से दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का कौशल कैसे उनको प्राप्त कराया जाए। और जो शिक्षक हैं उनके लिए ओरिएंटेशन की व्यवस्था की जा रही है कि एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम कराया जाए। ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शिक्षकों की क्षमता का भी निर्माण किया जाए, उनमें भी विज्ञान, गणित, सभी विषयों को पढ़ाने की क्षमता आ जाए, ये भी व्यवस्था की जा रही है। जो उच्च शिक्षण संस्थान है, उच्चतर शिक्षण संस्थानों में भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इमारतें और अन्य बुनियादी सुविधाएं, जिसमें व्हील चेयर आदि जो भी दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल चीज़ें होती हैं, ये वहाँ पर उपलब्ध रहें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत दिया गया है, जबकि हमें जो RTE एक्ट था 2009 उसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए रखा गया था, लेकिन नई शिक्षा नीति में इस पर परिवर्तन कर दिया गया है और 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर समाहित कर दिया गया है। शिक्षा को अनुसूचित जातियों के बच्चों तक पहुंचाना, उनकी भागीदारी को बढ़ाना
और सीखने के अंतराल को कम करना, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग पर भी विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ आदिवासी समुदाय के बच्चों को लाभान्वित करने के लिए विशेष तंत्र, एक नया सिस्टम डेवलप किया जाए जहां पर उनको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए। सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग SEDG के अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष शिक्षा केंद्रों का निर्माण किया जाए। जहां पर भी सामाजिक आबादी वाले हैं वहां पर विशेष व्यवस्था की जाए। शिक्षा के प्रति विषमता समाप्त करने के लिए लक्षित नीतियां और योजनाएं तैयार की जाएं। छात्राओं और ट्रांसजेंडर बच्चे, ट्रांसजेंडर को हम लोगों ने पहले भी बताया है कि अभी तक हमारे पास पुरुष और महिला था। ट्रांसजेंडर की व्यवस्था नई लागू हो गई है और सभी जगह लागू हो गई है, इसलिए छात्राओं तथा ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा हेतु जेंडर इंक्लूजन निधि फंड का प्रावधान किया जाएगा। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों की समस्याओं के समाधान हेतु समावेशन निधि योजनाओं को विकसित किया जाएगा। किस तरीके से कोलैबोरेट किया जाए और किस तरीके से कोलैबोरेशन के साथ साथ एक नया फंड डेवलप किया जाए जिससे कि इस तरीके के बालकों को पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। विद्यालयों में विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित हैं, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स जो हैं हमारे, उस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क बोर्डिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। निःशुल्क बोर्डिंग स्कूलों की व्यवस्था की जाएगी। जो हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, इनका शुद्धिकरण किया जाए और इनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाए और इनमें लड़कियों की भागीदारी 12वीं कक्षा तक वहाँ पर पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। हमारे प्रत्येक जनपद में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बने हुए हैं जो कि आवासीय विद्यालय हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी बच्चा पढ़ता नहीं है, वहाँ पर संख्या बहुत कम रहती है। तो इस पर भी फोकस किया गया है कि किसी भी तरीके कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का शुद्धिकरण किया जाए, उनको अपग्रेड किया जाए और वहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 12वीं तक की छात्राओं के साथ दी जाए। जो आकांक्षात्मक जिले हैं वहाँ पर विशेष शिक्षा क्षेत्र और वंचित क्षेत्रों में अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय और एक हमारी ऐसी व्यवस्था थी जिसको पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने लॉन्च किया था। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो हमारे यहाँ के सबसे अच्छे विद्यालयों में जिसका नाम आज भी लिया जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षा का स्तर बहुत ही उच्च है और आज भी है। कारण है कि वहाँ के शिक्षक पढ़ाते हैं। आज व्यवस्थाएं ऐसी बन गई हैं कि जब हम विद्यालय में, किसी भी विद्यालय में हम अध्यापन करने लगते तो हमें ये लगता है कि किस तरीके से हम कम से कम तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, ना पढ़ाना पड़े। कौन से ऐसे रास्ते हैं जिससे हम बदमाशी कर सकें और पढ़ा ना सकें। यही सब कारण है कि इसी सभी के कारण से ये एजुकेशन पॉलिसीज़ आई और टीचर्स के ऊपर भी मॉनिटरिंग का अंकुश लगाना पड़ा। टीचर्स को भी अंकुश लगा दिया गया है कि किस तरीके से पढ़ाएंगे। उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह वर्ग के प्रतिभाशाली मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। जो उच्चतर शिक्षा वाले हैं, मतलब ग्रेजुएशन वाले, उनके वहाँ पर भी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो बच्चे हैं जो वंचित हैं, उनके लिए मेधावी विद्यार्थियों की नियुक्ति की जाएगी और उनको भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाए कि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है वो उच्च शिक्षा से वंचित ना रह सके। और सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह से संबंधित बच्चों को छात्रवृत्ति और अन्य व्यवस्थाओं के लिए सिंगल विंडो, एकल खिड़की की व्यवस्था कर दी जाएगी। एकल खिड़की के साथ ही साथ उनको हर तरीके की व्यवस्थाएं दी जाए, किसी भी तरीके से कोई भी समस्या ना हो। इस तरीके से हमारी 4 एजुकेशन पॉलिसीज़ जो कि समावेशी शिक्षा के साथ जुड़ी हुई थी, ये चारों एजुकेशन पॉलिसीज़ हमने आपको व्याख्या की है और मुझे उम्मीद है कि आप चारों एजुकेशन पॉलिसीज़ को जान पाएंगे। अब आपको इनके बीच में तुलनात्मक अध्ययन करना है।
चारों एजुकेशन पॉलिसी में तुलना करनी है कि कौन सी एजुकेशन पॉलिसी हमारी अच्छी थी और कौन सी खराब थी, जिससे कि कहीं पर भी कोई भी समस्या ना आ सके।